नमस्कार दोस्तों, दिव्य साहित्य संग्रह में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नए निबंध हरि ठाकुर जी का छत्तीसगढ़ के महान सपूत है ना डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के बारे में लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। इस निबंध के अध्ययन के पश्चात हम क्या है इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी हम आपके समक्ष लेके उपस्थित हर वीडियो में हुए हैं, है ना। तो देखते हैं छत्तीसगढ़ के महान सपूत कौन, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के बारे में कौन बताएं, हरि ठाकुर जी निबंध लिखे हुए हैं ना। देखते हैं, देश की आज़ादी के आंदोलन की आग में जिन्होंने युग का इतिहास लिखा है ना। आज़ादी के आंदोलन में कौन भाग लिए थे, डॉक्टर खूबचंद बघेल। उनमें एक ज्वलंत हस्ताक्षर डॉक्टर खूबचंद बघेल भी हैं। एक ऐसा हस्ताक्षर जिसमें छत्तीसगढ़ की माटी की खुशबू रची बसी है। आज़ादी के लिए त्याग और बलिदान करने वाले छत्तीसगढ़ अग्रणी स्थान पर है ना। आज़ादी के लिए त्याग और बलिदान करने वालों में छत्तीसगढ़ के कौन, डॉक्टर खूबचंद बघेल है ना, अग्रणी स्थान पर हैं। उन त्यागियों और बलिदानियों की अग्रिम पंक्ति में डॉक्टर साहब का नाम है। डॉक्टर साहब का जन्म रायपुर जिले के ग्राम पथरी में 19 जुलाई सन 1900 में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री जुड़ावन प्रसाद, माता का नाम केतकी बाई। यह एक किसान परिवार के थे, है ना। पूरे इसमें डॉक्टर खूबचंद बघेल के पूरे जन्म स्थान, उनके माता पिता, है ना, सबके बारे में बताया गया है। उनके बारे में कौन लिखे हुए हैं, हरि ठाकुर जी लिखे हुए हैं, छत्तीसगढ़ के महान सपूत। डॉक्टर साहब का बचपन इसी गांव की धूल मिट्टी और कीचड़ में बीता। कमल तो कीचड़ में ही खिलता है, डॉक्टर साहब इसके ज्वलंत प्रमाण हैं। प्राथमिक शिक्षा समाप्त कर वे रायपुर के गवर्नमेंट हाई स्कूल में भर्ती हो गए। वे एक मेधावी छात्र थे, उन्हें छात्रवृत्ति मिलती थी। वे तात्यापारा में रहते थे, है ना। वहीं पंडित माधवराव सप्रे और शंकर राव गनौद वाले भी रहते थे। डॉक्टर साहब अपने छात्र जीवन में ही इन नेताओं के संपर्क में आ गए थे। देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना ने उनके हृदय में घर बना लिया था। सन 1917 में एक बार लोकमान्य तिलक रायपुर रेलवे स्टेशन से गुजरे। रायपुर प्लेटफॉर्म पर उनके स्वागत के लिए डॉक्टर साहब भी उपस्थित थे। उनके युवा हृदय पर तिलक जी के व्यक्तित्व की अमिट छाप पड़ी। सन 1920 के अंतिम सप्ताह में विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में नागपुर में कांग्रेस का महाअधिवेशन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में भाग लेने देश विदेश के कोने कोने से राष्ट्रीय स्तर के नेता पधारे थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसी अधिवेशन में इतिहास प्रसिद्ध सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। डॉक्टर खूबचंद बघेल उन दिनों नागपुर में मेडिकल की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इस अधिवेशन में मेडिकल कोर के सदस्य के रूप में सम्मिलित हुए थे। यहीं वे महात्मा गांधी, देशबंधु चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय जैसे शीर्ष राष्ट्रीय नेताओं के संपर्क में आए। इन नेताओं के ओजस्वी भाषण तथा निर्मल आचरण का उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। असहयोग प्रस्ताव के अनुसार उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी, है ना, और आंदोलन का प्रचार प्रसार करने गांव-गांव में घूमने लगे। उन्होंने विशेष रूप से छात्रों को संगठित करके उनमें राष्ट्रीय चेतना का प्रादुर्भाव किया। डॉक्टर साहब एक प्रभावशाली वक्ता, है ना, जो अच्छे बोलते हों और गंभीर चिंतक थे। धार्मिक संस्कार तो बचपन से ही था, उसके ऊपर अब राष्ट्रीयता का रंग चढ़ गया था। साहित्य का भी उन्होंने अच्छा अध्ययन किया था। डॉक्टरी की पढ़ाई अधूरी छोड़कर लौट आने से माता पिता को बड़ी निराशा हुई। लड़के की आमदनी को लेकर उन्होंने भविष्य का सुनहरा स्वप्न संजोया था। पेट काट कर वे लड़के की पढ़ाई के लिए पैसा जुटा पाते थे, वही लड़का परिवार के स्वप्नों को कांच की तरह तोड़कर देश का भविष्य संवारने त्याग और बलिदान के पथ पर निकल पड़ा। सन 1923 माँ बाप के बहुत गिड़गिड़ाने पर खूबचंद बघेल डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने पुनः नागपुर चले गए। उस समय तक आंदोलन भी मंद पड़ चुका था, है ना, धीमा पड़ चुका था। सन 1923 में नागपुर में ही झंडा सत्याग्रह आरंभ हो गया। डॉक्टर साहब कब चुप बैठने वाले थे, वे भी इस आंदोलन में सक्रिय हो गए, हैं ना, मतलब भाग ले लिए। श्री अनंत राम बरछिया, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव आदि नेताओं की प्रेरणा से छत्तीसगढ़ से सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवक नागपुर झंडा सत्याग्रह में भाग लेने आए। नागपुर में डॉक्टर साहब उनके मार्गदर्शक थे। सन 1923 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने LMP की परीक्षा पास कर ली। उन्हें उसी वर्ष सरकारी नौकरी भी मिल गई। उनके माँ बाप का चिर प्रतीक्षित सपना, है ना, लंबे वर्ष तक किया गया
इंतजार वाला सपना साकार हुआ, जीवन में बड़े सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था, तभी उनका स्थानांतरण रायपुर हुआ, है ना, ट्रांसफ़र रायपुर हुआ। यह सन 1930 की बात है। सन 1930 में ही महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह छेड़ा। यह आंदोलन इतिहास में भद्र अवज्ञा, है ना, सिविल नागरमानी के नाम से प्रसिद्ध है। यह आंदोलन क्या इतिहास में भद्र अवज्ञा मतलब सिविल नाफरमानी के नाम से प्रसिद्ध है। रायपुर में भी यह आंदोलन अत्यंत उग्र रूप धारण कर चुका था। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित वामन राव राखे, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, मौलाना अब्दुल रऊफ शिवदास डागा, यति रतनलाल जी, महंत लक्ष्मीनारायण दास, श्रीमती राधाबाई आदि। जून महाता के सभी नेता क्या गिरफ्तार कर जेल में डाल दिए गए। आंदोलन की आग मंद पड़ने लगी, है ना, धीमी पड़ने लगी थी। आग का मंद पड़ना डॉक्टर साहब को बर्दाश्त नहीं हुआ और एक दिन उन्होंने सरकारी नौकरी को लात मारी और आंदोलन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। डॉक्टर साहब ने अपने एक संस्मरण में लिखा था, आज़ादी के आंदोलन ठाकुर प्यारेलाल सिंह गिरफ्तार किए जा चुके थे, तब उनके हाथों से आज़ादी की ध्वजा को संभालने मेरे जैसे युवक सामने आया। उन्होंने अपनी योग्यता और क्षमता से आंदोलन को नई गति प्रदान की। उन्होंने जंगल सत्याग्रह, विदेशी वस्तु बहिष्कार, शराब की भट्टियों पर पिकेटिंग में सक्रिय भूमिका अदा की। अंततः वे सभी गिरफ्तार कर जेल में डाल दिए गए। सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को त्याग कर जेल की अंधेरी कोठरी की यातनाओं को उत्साहपूर्वक झेलने की उनमें भरपूर तैयारी थी। 30 वर्ष की भरी जवानी में ऐश्वर्य के सारे प्रलोभन को तुच्छ समझकर त्याग कर और बलिदान के जलते हुए पथ पर चलने वाले डॉक्टर साहब जैसे पागलों के कंधों पर चढ़कर ही देश में आज़ादी आई। इस आज़ादी का मूल्य तो वही समझ सकता है जिसने उस जलते पथ पर कभी पांव रखे हो। डॉक्टर साहब के इस अद्भुत आचरण से सैकड़ों युवकों ने प्रेरणा ली और वे भी आंदोलन में कूद पड़े। उस युग में ऐसा ही उन्माद था। जेल से अभी छूटकर आए ही थे कि सन 1932 में आंदोलन की आग पुनः भड़क उठी। इस बार इस आंदोलन को कुचलने में ब्रिटिश सरकार पहले से अधिक कठोर थी। इसके बावजूद सत्याग्रह में भाग लेने वाले की संख्या और उत्साह में अत्यधिक वृद्धि हो चुकी थी। इस आंदोलन में डॉक्टर साहब के साथ उनकी माताजी तथा पत्नी भी जेल गई। डॉक्टर साहब की माता की आयु उस समय 60 वर्ष की थी, उनकी पत्नी की आयु 22 वर्ष की थी, है ना, फिर भी उन्हें जेल का सफ़र करना पड़ा। सबसे पहले 5 फरवरी 1932 को उनकी माता और पत्नी ने सत्याग्रह किया। वे गिरफ्तार भी की गई किंतु शीघ्र ही छोड़ दी गई। तब उन दोनों ने 5 अन्य सत्याग्रही कौशलेंद्र प्रसाद, इस्माइल खां, आसाराम गौड़, शांतिलाल तमोरा, लाल गनौद के साथ 12 फरवरी 1932 को पुनः सत्याग्रह किया और गिरफ्तार कर लिए गए। इस बार उन्हें 6 मास, है ना, 6 महीने की कठोर कारावास की सज़ा दी गई। जेल में डाला उनको रहना पड़ा। जुर्माना भी हुआ जिसे न पटाने पर उन्हें अतिरिक्त सज़ा भी भुगतनी पड़ी। माँ और पत्नी को जेल भेजकर डॉक्टर साहब अकेले घर में भला क्या करते। अतः 15 फरवरी 1932 को 15 अन्य सत्याग्रहियों के साथ डॉक्टर बघेल भी गिरफ्तार होने वाले टोली में पंडित रविशंकर शुक्ल, महंत लक्ष्मीनारायण दास, अब्दुल रऊफ, नंद कुमार दानी आदि थे। डॉक्टर साहब को भी 6 महीने की सज़ा के साथ जुर्माना भी हुआ। जुर्माना न पटाने पर उनके घर का सारा सामान कुर्क कर लिया गया, जब्त कर लिया गया। किंतु डॉक्टर साहब इन घटनाओं से विचलित होने वाले नहीं थे। इसके विपरीत उनका मनोबल दृढ़ से दृढ़तर होता गया। त्याग ही देशभक्ति की एकमात्र कसौटी है। इस कसौटी पर डॉक्टर साहब 100 टन खरे उतरे। सन 1933 के नवंबर माह में महात्मा गांधी अछूत धार के कार्यक्रम को लेकर छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए। छत्तीसगढ़ को इस बात का गर्व कि गांधी जी ने अपना यह दौरा छत्तीसगढ़ से ही प्रारंभ किया। गांधी जी छत्तीसगढ़ में 5 दिनों तक रहे। उन्होंने कई गांवों का दौरा किया। इन सब में डॉक्टर साहब भी थे। गांधी जी से प्रेरणा लेकर वे सभी इस अछूतोद्धार के कार्य में के प्राणपण से जुड़ गए। उन्हें मध्य प्रदेश हरिजन सेवक संघ का मंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने बड़ी कुशलता के साथ इस पद की जिम्मेदारियों को निभाया। चंदखुरी के श्री अनंतराम बरछिया भी अछूतोद्धार कार्यक्रम से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। बरछिया जी ने अपने गांव के हरिजनों की बस्ती में जाकर उनके नई धोबी का काम अपने हाथों में लिया। परिणाम स्वरूप उन्हें जाति से बहिष्कृत कर दिया गया। 5 पौनी बंद कर दी गई। उन्हीं दिनों पंडित सुंदरलाल शर्मा के साथ डॉक्टर साहब अछूतोद्धार का प्रचार करते हुए चंदखुरी पहुँचे। उन्होंने बरछिया जी की दुर्दशा और समाज की संकीर्णता देखा।
उनकी मन रो उठा। यह पीड़ा इतनी गहरी थी कि उन्होंने ऊंच नीच नामक नाटक लिखकर अपनी पीड़ा को सार्थक अभिव्यक्ति प्रदान की। यह सन 1935 की बात है। सन 1936 में यह नाटक सर्वप्रथम चंदखुरी ग्राम में ही खेलने का साहसपूर्ण निर्णय लिया गया। इस नाटक का गांव वालों पर चमत्कारिक प्रभाव पड़ा और बरछिया जी का पूर्व सम्मान व्यास सहित उन्हें वापस में प्राप्त हो गया। साहित्य विचारों की क्रांति का वाहक होता है, यह काम नाटक ने सिद्ध कर दिखाया। यह डॉक्टर साहब का पहला नाटक था। इन असामान्य परिस्थितियों में उन्होंने लेखन के क्षेत्र में कदम रखा था। नाटक एक ऐसी विधा है जो प्रेक्षकों पर तत्काल अपना प्रभाव स्थापित करती है ना, देखने वाले पे। डॉक्टर साहब की पहचान एक महान समाज सुधारक के रूप में भी रही है। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों, निरर्थक रूढ़ियों, दमघोटू संकीर्णताओं का साहसपूर्वक विरोध किया। समाज को उदार और प्रगतिशील बनाने के लिए उन्हें अपने ही समाज का कोपभाजन बनना पड़ा, किंतु वे जरा भी विचलित नहीं हुए। संकल्प की दृढ़ता और विवेकपूर्ण साहस ही उनके नेतृत्व को चमकाने वाले गुण थे। सन 1948 में अखिल भारतीय कुर्मी क्षेत्रीय महासभा का 24वां अधिवेशन दिनांक 7, 8, 9 मई को हीरामऊ कानपुर में संपन्न हुआ। डॉक्टर खूबचंद बघेल इस अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उनके ही प्रयासों से अखिल भारतीय स्तर पर उनके समाज की उपजातियों की तमाम संकीर्ण सीमाएं शिथिल हुई। उनकी प्रेरणा से समाज में शराबबंदी का निर्णय लागू हुआ। सन 1967 में समाज के अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित श्री सेवाराम टिकरिया ने डॉक्टर खूबचंद की सेवाओं का उल्लेख करते हुए लिखा था। क्या लिखा था देखते हैं। श्री डॉक्टर खूबचंद बघेल का अभिनंदन करता हूँ, जिनके नेतृत्व में समाज वास्तविक उन्नति को मोड़ ले सका है। समाज सेवा के उत्साह के साथ डॉक्टर साहब में चिंतन का गुण भी भरा था। उनकी दिनचर्या अत्यंत व्यवस्थित थी। वे नियम से 4 बजे प्रातःकाल उठ जाते थे। कुछ समय वे ईश्वर चिंतन व्यतीत करते थे। तत्पश्चात वे अध्ययन, मनन और लेखन में लग जाते थे। वे सुदृढ़ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क के स्वामी थे। उनके व्यक्तित्व में जुझारू नेतृत्व के सभी गुण भरपूर थे। वे अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का भरपूर सदुपयोग करना जानते थे। सन 1010 से 41 में विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा भारत को उसकी इच्छा के विरुद्ध झीप दिए जाने के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया। आचार्य विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही घोषित किए गए, है ना। रायपुर जिले में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध छेड़े गए सत्याग्रह संग्राम के प्रचार में डॉक्टर साहब जुड़ गए। वे गिरफ्तार किए गए तथा जेल में डाल दिए गए। यह उनकी तीसरी जेल यात्रा थी। अभी जेल से छूटे ही थे कि बम्बई के कांग्रेस महाधिवेशन में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने का आदेश मूलक प्रस्ताव रखा, जो सर्वसम्मति से पारित हुआ। इस बार गांधी जी का रुख अधिक आक्रामक था। उन्होंने देश की जनता को करो या मरो का महामंत्र दिया, है ना, करो या मरो का महामंत्र दिया। आज़ादी प्राप्त करो या मर मिटो। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राष्ट्रीय नेता तुम्हारे नेतृत्व करने पर उपलब्ध नहीं रहेंगे। करने से ऐसी स्थिति में हर हिंदुस्तानी अपने आप को आज़ाद समझे और संघर्ष को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर खूबचंद बघेल भी बम्बई के अधिवेशन में भाग लेने गए। 9 अगस्त को प्रातःकाल जैसे की आशंका थी, तमाम राष्ट्रीय नेता गिरफ्तार कर जेल में डाल दिए गए। डॉक्टर साहब किसी प्रकार गिरफ्तार से बचते हुए रायपुर आ गए और आंदोलन के प्रचार में लग गए। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पीछे पड़ी थी, किंतु वे हाथ नहीं लगे। वे भूमिगत हो गए। सन 1942 में भूमिगत आंदोलन का संचालन वामन राव लाखे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह तथा लक्ष्मण राव उदगीरकर कर रहे थे। मनोहर लाल श्रीवास्तव, ठाकुर ज्ञान सिंह, रामलाल चंद्राकर आदि उनके मार्गदर्शन में कार्य कर रहे थे। बम्बई से लौटने के पश्चात डॉक्टर साहब भी इस कार्य में संलग्न हो गए। एक बार डॉक्टर साहब मनोहर लाल श्रीवास्तव आदि महंत लक्ष्मीनारायण दास के मंदिर में गुप्त मंत्रणा कर रहे थे। पुलिस ने चारों ओर घेरा डाल दिया। प्रातःकाल 4 बजे किसी प्रकार डॉक्टर साहब को मंदिर से निकाला गया। वे नर नारायण अग्रवाल के घर छिपे रहे, किंतु साहब तो प्रसिद्ध थे ना, है ना। डॉक्टर साहब प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता थे। पुलिस भी उन्हें अच्छी तरह पहचानती थी। कब तक बचते। 21 अगस्त को वे गिरफ्तार कर लिए गए और जेल में डाल दिए गए। इस बार उन्हें 2.5 वर्ष तक जेल की यातना भोगनी पड़ी। संघर्ष ही क्या था, उनका जीवन था। ऐसा व्यक्ति कभी चैन से नहीं बैठ सकता। जेल से छूटने के बाद वे गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में लग गए। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए उनके मन में अथाह पीड़ा थी। वे किसानों की समस्याओं को लेकर जूझते रहे। सन 1946 में वे प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। उन्हें शुक्ल मंत्रिमंडल में
पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के बाद पर नियुक्त किया गया। वे डॉक्टर हसन के साथ स्वास्थ्य विभाग में संलग्न थे, किंतु सत्ता का ऐश्वर्य उन्हें अधिक समय तक बांध कर नहीं रख सका। छत्तीसगढ़ की जनता के हितों को लेकर वे उलझ पड़े और प्यास पद से त्यागपत्र देकर जनसेवा में लग गए। डॉक्टर साहब जैसी त्यागी पुरुष के लिए सेवा और जनहित साधना से कोई भी पद बड़ा नहीं था। कांग्रेस के मठाधीशों से उनकी अधिक समय तक नहीं पटी। उन्होंने महसूस किया कि सत्ता में आने के पश्चात कांग्रेस गांधी जी के आदर्शों के अनुकूल आचरण नहीं कर रही है। संत तुलसीदास के इस कथन को उन्होंने अपने आचरण में उतार कर दिखा दिया। साहब ते सेवक बड़ो जो निज धर्म सुजान, राम लागी उतरो दी नाधी गयो हनुमान। राष्ट्रीय स्तर पर आचार्य कृपलानी और प्रदेश स्तर पर त्यागमूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में सन 1951 में भारतीय क्षितिज पर एक नए राजनीतिक दल का अभ्युदय हुआ, जिसका नाम रखा गया था किसान मजदूर प्रजा पार्टी। डॉक्टर साहब इस पार्टी को मजबूत बनाने में ठाकुर साहब के दाहिने हाथ थे। इस पार्टी की स्थापना की घोषणा के पहले ठाकुर साहब और डॉक्टर साहब ने संपूर्ण छत्तीसगढ़ में दौरा कर अनुकूल वातावरण का निर्माण कर लिया था। ठाकुर साहब द्वारा संपादित प्रकाशित अर्ध साप्ताहिक पत्र राष्ट्रबंधु में डॉक्टर साहब के लेख प्रमुखता के साथ प्रकाशित होते थे। उन्होंने आचार्य कृपलानी के अंग्रेजी लेखों के हिंदी में अनुवाद भी किए। बालोद की एक सभा में डॉक्टर साहब ने कहा था, आज प्रत्येक छत्तीसगढ़िया समझ रहे कि प्रजा राज्य हो गया, किंतु असली स्वराज्य तो कोसों दूर है। वे छत्तीसगढ़ में शली स्वराज्य के सपने को साकार करने जीवन में भर जूझते रहे हैं। वे कहते थे कि असली स्वराज्य में शोषक और शोषित कभी एक साथ नहीं रह सकते। शोषण, अन्याय और दमन जहाँ है वहाँ स्वराज्य हो नहीं सकता, यह उनकी निश्चित धारणा थी। 17 मई 1951 को आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। ठाकुर साहब के निमंत्रण पर 19 मई को आचार्य कृपलानी रायपुर पधारे। उनके साथ नागपुर से डॉक्टर खूबचंद बघेल तथा ठाकुर निरंजन सिंह भी थे। 19 मई को ही रायपुर आम सभा में ठाकुर साहब तथा डॉक्टर साहब ने कांग्रेस से त्यागपत्र देने की घोषणा कर दी। इस सभा को आचार्य कृपलानी ने संबोधित किया। हजारों की संख्या में छत्तीसगढ़ के कोने कोने से कार्यकर्ता आए थे। इन नेताओं के साथ छत्तीसगढ़ के अधिकांश पुराने गांधीवादी नेताओं ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। 25 मई 1951 को सेठ गोविंद दास तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को एक पत्र लिखकर डॉक्टर साहब ने कांग्रेस के समस्त पदों से त्यागपत्र देते हुए विस्तार से कारणों पर प्रकाश डाला। 27 मई 1951 आचार्य कृपलानी के आह्वान पर पटना में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की बैठक में भाग लेने ठाकुर साहब तथा डॉक्टर साहब गए। वहां लौटने के पश्चात नए दल की महाकौशल संयोजक समिति के डॉक्टर साहब सदस्य मनोनीत किए गए। यहीं से डॉक्टर साहब के राजनीतिक जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। वे इस नए दल को मजबूत और संगठित करने में जी जान से भिड़ गए। वे धुन के पक्के थे। सन 1951 में नए संविधान के अनुसार देश भर में आम चुनाव हुए। डॉक्टर साहब की धरसींवा क्षेत्र से प्रदेश विधानसभा के लिए प्रचंड बहुमत से चुनाव में विजयी हुए। उसके पश्चात वे लगातार सन 1957 तथा 1962 के चुनाव में भी विजयी हुए। सन 1967 में राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। विधायक और सांसद होते हुए भी राजनीति करना न तो उनका उद्देश्य था और न व्यवसाय। उनका तो बस एक ही लक्ष्य था, छत्तीसगढ़ के स्वयं स्वाभिमान को जगाना, उनके गौरव गरिमा को उजागर करना, उसे शोषण, अन्याय और दमन से मुक्त करना। इस आंदोलन में वे उतनी ही निष्ठा से लगे हुए थे जितनी निष्ठा से देश के आज़ादी आंदोलन में है ना, देश के आज़ाद के आंदोलन में। छत्तीसगढ़ के एक राज्य बने इस अवधारणा के बीच तो पंडित सुंदरलाल शर्मा तथा ठाकुर प्यारेलाल सिंह पहले ही बो चुके थे। सन 1940 में पंडित सुंदरलाल शर्मा तथा सन 1954 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह का देवासन हो चुका था। अब उनके सपनों को साकार करने का बेझिल दायित्व डॉक्टर खूबचंद बघेल के कंधों पर था। सन 1956 में छत्तीसगढ़ भर के तमाम जुझारू कार्यकर्ताओं एक वृहद सम्मेलन राजनांदगांव में आयोजित किया गया। आयोजक थे श्री दौ चंद्रभूषण दास तथा दरथ लाल चौबे। सम्मेलन के एक सत्र की अध्यक्षता श्री बाबूलाल पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने की। लगभग 2000 प्रतिनिधि कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। इनमें बाबू मौली प्रसाद श्रीवास्तव, पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी, विप्र जैसे धुरंधर साहित्यकार भी थे। सम्मेलन में छत्तीसगढ़ महासभा के गठन की घोषणा की गई।
डॉक्टर खूबचंद बघेल इस महासभा के सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित हुए। दशरथ चौबे सचिव तथा के.आर. भूषण तथा मुझे संयुक्त सचिव का पदभार सौंपा गया। डॉक्टर साहब ने इस अवसर पर जो अध्यक्षीय भाषण दिया वह छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसी सम्मेलन में सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। छत्तीसगढ़ के इतिहास ने यहीं से एक नया मोड़ लिया। छत्तीसगढ़ महासभा के तत्वाधान तथा डॉक्टर खूबचंद बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के किसानों ने धान की कीमत बढ़ाने के लिए कई आंदोलन किए। छत्तीसगढ़ के किसानों में उन्होंने नई जागृति उत्पन्न की। कुछ वर्षों तक छत्तीसगढ़ महासभा तीव्र गति से बढ़ती गई, किंतु आगे चलकर अनियंत्रित हो गई। डॉक्टर साहब ने जो ज्वाला धधकाई वह मंद पड़ गई, अतः उसे पुनः प्रज्वलित करने के लिए डॉक्टर साहब ने 25 सितंबर 1967 को भोला कुर्मी छात्रावास रायपुर में छत्तीसगढ़ को पुनर्संगठित करने के लिए बेचैन लोगों की एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में लगभग 500 लोगों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता वयोवृद्ध साहित्यकार बाबू मौली प्रसाद श्रीवास्तव ने की। इसी बैठक में छत्तीसगढ़ महासभा का नया नामकरण हुआ, छत्तीसगढ़ भातृ संघ। डॉक्टर खूबचंद बघेल सर्वसम्मति से अध्यक्ष तथा पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी भी परसराम यदु, रेशमलाल जांगड़े तथा गंगाधर दुबे उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। इन पंक्तियों का लेखक सचिव नियुक्त हुआ। श्री रामाधार चंद्रवंशी कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए। छत्तीसगढ़ भातृ संघ के माध्यम से ही साहब ने शासकीय तथा गैर शासकीय उद्योगों एवं संस्थानों की नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दिलाने के कई आंदोलन छोड़े। शोषण और दमन के विरोध में उनका स्वर प्रखर से प्रखरतराम होता गया। जिन दिनों छत्तीसगढ़ भातृ संघ का निर्माण हुआ उन दिनों डॉक्टर साहब राज्यसभा सदस्य थे। वे केंद्रीय स्टील, माइंस एंड मिनरल समिति तथा नेशनल रेलवे यूजर सलाहकार समिति के भी सदस्य थे। राष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत व्यस्त और सक्रिय रहते हुए भी उनके मन में छत्तीसगढ़ के प्रति प्रेम एक क्षण के लिए भी कभी ओझल नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ भातृ संघ के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने सभी जिलों का सघन दौरा किया। आज छत्तीसगढ़ में जो जागृति दिखाई पड़ रही है उसके पीछे डॉक्टर साहब का परिश्रम और पसीना है। छत्तीसगढ़ के नाम को वे राम के नाम की तरह जपा करते थे। 8 फरवरी 1969 को दुर्ग जिले के अहिवार में छत्तीसगढ़ भातृ संघ का 3 दिवसीय विशाल अधिवेशन हुआ। अधिवेशन का उद्घाटन राजा नरेश चंद्र सिंह ने किया। श्री घनश्याम सिंह गुप्त तथा पाटड़कर इस अधिवेशन में विशेष रूप से उपस्थित थे। डॉक्टर साहब ने जिस नन्हे पौधे का रोपण किया था वह एक ही वर्ष में विशाल वृक्ष बन चुका था। छत्तीसगढ़ के निश्चेष्ट शरीर में चेतना की नई सांस फूंकने वाले इस महान क्रांतिकारी नेता डॉक्टर खूबचंद बघेल का 22 फरवरी 1969 को दिल्ली में 1 बजे दोपहर को निधन हो गया। अंतिम सांसों तक वे केवल छत्तीसगढ़ की चिंता करते रहे। 23 फरवरी 1969 को उनका पार्थिव शरीर रायपुर लाया गया। उनका शव लाने तत्कालीन सिंचाई मंत्री श्री बृजलाल वर्मा दिल्ली गए थे। उनके निधन से छत्तीसगढ़ ने अनुभव किया कि उसका आधार स्तंभ ही ढह गया। छत्तीसगढ़ ने उस दिन अपना सर्वमान्य और सर्वाधिक लोकप्रिय नेता खो दिया। डॉक्टर साहब छत्तीसगढ़ की माटी के सर्वाधिक मोहक सुगंध थे। वह सुगंध छत्तीसगढ़ की माटी में समा गई। बीमार छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक कुशल डॉक्टर छत्तीसगढ़ को बीमार छोड़कर चला गया। छत्तीसगढ़ का अगाध प्रेम भी उसे नहीं रोक पाया। छत्तीसगढ़ के आकाश में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। निर्मल प्रकाश को पुंज बुझ गया। जागरण की वह व्याकुलवाणी मौन हो गई। डॉक्टर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके दिल्ली निवास पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उनकी धर्मपत्नी प्रभावती देवी तथा अनेक सांसद गए। श्री वी गिरी ने भी उनके शव पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की ओर से भी पुष्पांजलि अर्पित की गई। सुप्रसिद्ध समाजवादी नेता अशोक मेहता ने भी डॉक्टर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था, अनेक क्षेत्रों में उनका स्थान अपने देशवासियों के बीच अग्रगण्य रहा है। एक व्यक्ति के रूप में कूट कूट कर मानवता भरी हुई थी। राजनीति के परिप्रेक्ष्य में सिद्धांत प्रिय तथा व्यवहारिक राजनीतिक थे। मुझे अत्यंत गर्व है कि ऐसी महान विभूति की मित्रता मुझे अनेक वर्षों तक प्राप्त थी, जिससे मुझे शक्ति प्राप्त होती थी। छत्तीसगढ़ शोषण, दमन, अन्याय और उपेक्षा से मुक्त हो, यह डॉक्टर साहब की चिर संचित अभिलाषा थी। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का उन्होंने सपना देखा था। उनके सपनों को पूरा करने ही उनकी प्रति सच्ची श्रद्धांजलि थी। ये रहा डॉक्टर खूबचंद बघेल, है ना, छत्तीसगढ़ के महान सपूत निबंध जिनका अंत होता है। अब इससे रिलेटेड
महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न पहला है, हरि ठाकुर का सामान्य जीवन परिचय, उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। अथवा इस प्रश्न को और कैसे पूछा जा सकता है, छत्तीसगढ़ के अमर सपूत डॉक्टर खूबचंद बघेल का जीवन परिचय दीजिए, है ना। तो उत्तर देखिए, न केवल महासाहित्यकार के रूप में अपितु देश समाज और छत्तीसगढ़ विकास के जुझारू व्यक्तित्व के धनी स्वर्गीय हरि ठाकुर का जन्म 16 अगस्त 1927 रायपुर में हुआ था। इनके पिता त्यागमूर्ति ठाकुर लाल प्याले सीते, है ना, तथा माता का नाम श्रीमती गोमती ठाकुर था। हरि ठाकुर बचपन से ही बहुत साहसी थे। इनकी अदम्य राष्ट्रभक्ति के कारण यह कहावत इन पर अक्षरशः चरितार्थ होता है, होनहार वीरवान का स्वयं के होत चिकने पात, है ना। छात्र जीवन में इन्होंने साहसपूर्वक अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाई थी तथा तिरंगा फहराया कि जो पश्चात गोवा मुक्ति आंदोलन, हैदराबाद विलीनीकरण, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना आदि अनेक सकारात्मक दत्त आंदोलनों के प्रतिनिधि रहे। छत्तीसगढ़ केसरी और राष्ट्रबंधु के रूप में इन्हें सम्मान प्राप्त हुआ। इनका स्वर्गवास 3 दिसंबर 2001 को हो गया। आज भी इनकी प्रेरणात्मक रचनाएं हमें निरंतर प्रेरित करती हैं। इन्होंने लगभग 24 पुस्तकों का प्रणयन किया, जिनमें प्रमुख हैं लोहे का नगर, 36 गीतों कविता, स्वर्ण गीतों का शिलालेख, 6 छत्तीसगढ़ सुरता के चंदन, मुक्ति गीत, प्राचीन कौशल, धान का कोटरा, बानी है पृथ्वी अनमोल आदि। इनकी रचनाओं में क्या है, मानवता, प्रेम, समर्पण परिलक्षित होती है। प्रश्न दूसरा है, डॉक्टर खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ की माटी के सर्वाधिक महक सुगंध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस कथन की प्राण पुष्टि में हरि ठाकुर के विचारों का उल्लेख कीजिए। अथवा डॉक्टर खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ की माटी के सर्वाधिक महक सुगंध थे, इस कथन संदर्भ कीजिए। अथवा डॉक्टर खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ के महासपूत थे, इस कथन को, है ना, और इनके योगदान को देखो 3 तरीके से इसको प्रश्न किया जा सकता है, उत्तर एक ही है। छत्तीसगढ़ के महान सपूत डॉक्टर खूबचंद बघेल शीर्षक चरितात्मक लेख में हरि ठाकुर ने उसके आकर्षक व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। उनके आकस्मिक निधन का समाचार सुनकर लेखक ने उद्गार रूप से व्यक्त किया है। डॉक्टर बघेल सर्वमान्य तथा लोकप्रिय नेता थे। उनके रग रग में, है ना, रंग नहीं, रग रग में छत्तीसगढ़ की माटी की सुगंध विद्यमान थी। वे एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी कार्य किए। सरकारी डॉक्टर होने के कारण वे प्रतिष्ठापूर्वक सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते थे तथा धन ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त कर सकते थे। परंतु राष्ट्र प्रेम को भावना के प्रभावित होकर वे ही ये सरकारी नौकरी छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े और अनेक बार जल यात्रा किए। विधानसभा में चुने जाने के बाद वे मंत्रिमंडल में रहने के बावजूद उन्होंने राजनीति से त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि वे जानते थे कि सत्ता में रहकर निष्पक्षता के साथ समाज सेवा करना संभव है। अछूतोद्धार आदि अनेक आंदोलन वे सक्रिय रहे तथा सामाजिक रूढ़ियों से संघर्ष करते रहे। ऊंच नीच नाटक लिखकर उन्होंने सामाजिक विषमता को दूर करने का प्रयास किया। छत्तीसगढ़ मातृसंघ की स्थापना कर उन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए जागृति पैदा की। भले ही वे आज हमारे बीच नहीं है, परंतु उनका सपना साकार हुआ। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को विकसित करने, मानवीयता और सामाजिकता की भावना विकसित करने, छत्तीसगढ़ को गौरवपूर्ण स्थान दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यही कारण है कि उन्हें छत्तीसगढ़ की माटी की सुगंध कहा गया और यह कथन सर्वथा सार्थक और औचित्यपूर्ण भी है ना। प्रश्न तीसरा है, डॉक्टर खूबचंद बघेल के योगदान को लिखिए अथवा छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण में डॉक्टर खूबचंद बघेल के योगदान को मूल्यांकित कीजिए, है ना। ये ऐसा क्वेश्चन कर सकता है, ऐसा है। और देखते हैं कौन से तरीके से प्रश्न कर सकता है। डॉक्टर खूबचंद बघेल की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, अथवा खूबचंद बघेल के महत्वपूर्ण कार्यों को उल्लेख कीजिए, अथवा खूबचंद बघेल के राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालिए, अथवा खूबचंद बघेल निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। खूबचंद बघेल के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए, है ना। एक और है, एक नए छत्तीसगढ़ राज्य की अवधारणा के संदर्भ में खूबचंद बघेल के विचारों को वर्णन कीजिए। 5-6 प्रश्न हैं जिसके उत्तर एक ही हैं। ऐसे घुमा के ऐसे प्रश्न किए जाते हैं जी, लेकिन उत्तर क्या इसके एक ही होते हैं। छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र प्रतिभा के धनी डॉक्टर खूबचंद बघेल का जन्म 19 जुलाई सन 1900 रायपुर जिले के ग्राम पथरी में हुआ। उनके पिता का नाम जुड़ान प्रसाद, माता का नाम श्रीमती केतकीबाई था। वे बचपन से ही खेतीहर परिवार के से संबंधित रहे। ग्राम पथरी में ही उनको आरंभिक शिक्षा हुई। उच्च शिक्षा हेतु रायपुर गए। गवर्नमेंट हाई स्कूल रायपुर शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात डॉक्टरी शिक्षा प्राप्त करने हेतु नागपुर गए और LMP की परीक्षा उन्होंने सन 1923 में उत्तीर्ण की। सन 1930 में गांधी जी के प्रभाव से प्रभावित होकर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी तथा स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। इस क्रम में कई बार उन्हें जेल यात्रा करनी पड़ी।
सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन भी उनकी सक्रिय भूमिका रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे अनेक बार विधानसभा के सदस्य चुने गए। सन 1967 में छत्तीसगढ़ मातृसंघ का गठन हुआ। डॉक्टर बघेल उसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। 22 फरवरी सन 1969 को दिल्ली में छत्तीसगढ़ के स्मार्टी पुत्र ने अपनी अंतिम सांसें ली। आचार्य कृपलानी, देशबंधु चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय जैसे शीर्ष नेताओं के संपर्क में आने का सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ। समाज सुधारक के रूप में इनका नाम सर्वदा अमर रहेगा। गांधी जी से प्रेरणा लेकर अछूत उद्धार, शराबबंदी आदि आंदोलन को उन्होंने जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। उच्च नीच नाटक लिखकर जगह जगह पर उन्होंने इसका मंचन किया तथा समाज से उच्च नीच के भेद को मिटाने का भरपूर प्रयास किया। हरि ठाकुर के शब्दों में, है ना, क्या कहते हैं, देखो हरि ठाकुर जी, उनका एकमात्र लक्ष्य था छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान को जगाना, उसकी गौरव गरिमा को उजागर करना तथा उसके शोषण, अन्याय और दामन से मुक्त कराना, है ना, छत्तीसगढ़ को। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में डॉक्टर बघेल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। सन 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने सहभागिता दिखलाई। सन 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने नागपुर गए। सन 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लिया। नौकरी तक से वे त्यागपत्र दिए। सन 1933 में जब गांधी जी रायपुर आए तो उनसे प्रभावित होकर डॉक्टर बघेल अछूतोद्धार में सक्रिय हो गए। सन 1942 में मुंबई अधिवेशन के बाद वे भूमिगत हो गए, परंतु बाद में वे गिरफ्तार हो गए। इस प्रकार स्पष्ट है कि डॉक्टर बघेल ने अपने जीवन का बसंत न्यौछावर करके भी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते रहे, संपूर्ण छत्तीसगढ़ को गरिमामंडित करते रहे, है ना। प्रश्न चौथा, डॉक्टर खूबचंद बघेल एक राजनेता होने के साथ साथ ही महान समाज सुधारक थे। यह कथन किसने और किस संदर्भ में कहा, उदाहरण देकर इस कथन की व्याख्या कीजिए। उत्तर देखते हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल एक राजनेता होने के साथ साथ एक महान समाज सुधारक थे। श्री सेवाराम टिकरिया एवं श्री अनंत राम जी इस निर्विवाद रूप से स्वीकार करते थे। डॉक्टर खूबचंद बघेल ने समाज में व्याप्त कुरीतियों, निरर्थक रूढ़ियों और दमघोटू संकीर्णताओं का साहसपूर्वक विरोध किया। समाज को उदार और प्रगतिशील बनाने के लिए उन्हें अपने ही समाज का कोपभाजन बनना पड़ा, किंतु वे जरा भी विचलित नहीं हुए। संकल्प की दृढ़ता और विवेकपूर्ण साहस उनके नेतृत्व को चमकाने वाले गुण थे। उन्होंने जंगल सत्याग्रह, विदेशी वस्तु बहिष्कार, शराब भट्टियों की पिकेटिंग, अछूत उद्धार, शराबबंदी जैसी बुराइयों को समाज से खत्म करने के लिए अथक प्रयास किया। अछूतोद्धार के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों के कारण ही उन्हें मध्य प्रदेश हरिजन सेवक संघ का मंत्री नियुक्त किया गया। उन्हें अपने नाटक उच्च नीच के माध्यम से भी समाज में अछूतों की समस्या पर प्रहार किया। कुर्मी समाज में उपजातियों में व्याप्त तमाम संकीर्णताओं को दूर करने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें सन 1967 में समाज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पांचवा प्रश्न देखो, हरि ठाकुर के उस निबंध का शीर्षक लिखिए जो आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित। तो कौन है, डॉक्टर खूबचंद बघेल, है ना, छत्तीसगढ़ के महान सपूत। छत्तीसगढ़ भातृ संघ किसका परिवर्तित नाम है, तो छत्तीसगढ़ महासभा का परिवर्तित नाम क्या है, छत्तीसगढ़ भातृ संघ। तो यही देखते हैं आगे। प्रश्न सातवां, छत्तीसगढ़ राज्य की अवधारणा के बीच किसने बोया था, पठित पाठ के आधार पर लिखिए। किसने बोया था, पंडित सुंदरलाल शर्मा तथा ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने छत्तीसगढ़ राज्य की अवधारणा का बीज बोया था। आठवां प्रश्न है, हिंदी भाषा के अंतर्गत सम्मिलित आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा और संस्कृति के संपादक का नाम तो है हिंदी भाषा संस्कृति नामक पाठ्य पुस्तक के प्रधान संपादक डॉक्टर सत्यभामा आडिल एवं संपादक डॉक्टर नलिनी श्रीवास्तव हैं। यही क्या है, डॉक्टर खूबचंद बघेल निबंध, है ना, अंत होता है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न निबंध के साथ साथ आपके सामने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न इस निबंध से बनते हैं हम आपके सामने लेके समझ प्रस्तुत हुए। धन्यवाद मित्रों।